हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद बैसला और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल टारगेट विद आनंद बैसला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि रेलवे ग्रुप डी और NTPC फेज सेकंड के लिए हम मैथ, साइंस और रीजनिंग की क्लास हम शुरू करने वाले हैं और उसी के अकॉर्डिंग आज ये पहली क्लास है मैथ की। और मैथ की जो हम ये क्लास शुरू कर रहे हैं वो शुरू कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से शुरू करने का एक रीज़न है मैथ का, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के कोई भी पेपर उठाकर देखोगे, आप ग्रुप डी का पेपर ले लीजिए या आप NTPC का पेपर लीजिए, कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर देखिए, मैथ का पोर्शन उठाइए, वहाँ से आप देखोगे कि 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर हर सेट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछे गए हैं। इसीलिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ये शुरू करेंगे। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चन तो बहुत टाइप के बनते हैं, लेकिन ग्रुप डी और NTPC में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं या SI के अंदर, RPF SI के अंदर जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किन टॉपिक्स के अंदर से पूछे गए हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू के 10 या 15 मिनट हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में है क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बाद हम क्वेश्चन लगाने शुरू करेंगे। अब बात करते हैं कि रेलवे के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें और उठा के देखें वहाँ से क्वेश्चन, तो 3 टाइप के क्वेश्चन हमारे रेलवे ने कोऑर्डिनेट के अंदर से पूछ रखे हैं। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये है कि ये एक लाइन मान लेते हैं, ये पॉइंट A मान लेते हैं और ये पॉइंट B मान लेते हैं। इस पॉइंट A का निर्देशांक है x1 y1, इस पॉइंट के हैं x2 y2। ये x1 y1 x2 y2 निर्देशांक वगैरह होते क्या हैं पूरी डिटेल में अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूं कि किस टाइप के क्वेश्चन रेलवे ने पूछ रखे हैं। पूरी डिटेल बताऊंगा, निर्देशांक ज्यामिति कहाँ से शुरू हुई, कैसे है, क्या है, सब कुछ A to Z, ये x1 y1 x2 y2 क्या है, पूरी डिटेल आपको पता चलेगी। शुरू के 10 या 15 मिनट हम सिर्फ इसी को समझने में लगाएंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। लेकिन उससे पहले रेलवे ने किस टाइप के क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछ रखे हैं उस बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अगर SSC के अंदर देखें वहाँ अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, रेलवे ने अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो पहले हम सिर्फ ये देखते हैं कि रेलवे किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर से हर बार पूछता है। तो फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन मोस्टली हर सेट में आपको मिलेगा वो इस तरह का मिलेगा कि एक लाइन दे देगा और उस लाइन के निर्देशांक दे देगा x1 y1 x2 y2 और इस पर यहाँ एक बिंदु मान लेते हैं C और यहाँ के हमें इधर का इस लाइन को यहाँ से काट देते हैं और ये जो ये है इसको मान लेते हैं M1 और ये मान लेते हैं M2। यानी कि इस लाइन ने M1 और M2 के रेशो में काट दिया है और हमसे अब इस C बिंदु के निर्देशांक पूछेगा। जैसे यहाँ से x1 y1 के, B के निर्देशांक क्या है x2 y2, इसी तरह से C के निर्देशांक क्या होंगे वो हमसे पूछेगा। और जबकि ये रेशो कितना दे रखा होगा M1 और M2, तो यहाँ पर ये जो ये निर्देशांक है ये क्या मान लेते हैं x और y। यहाँ के निर्देशांक क्या मान लेते हैं x और y। अब इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे कि x और y की वैल्यू होती क्या। उसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। आप याद मत रखिए, मैं विदाउट फॉर्मूला कराऊंगा, लेकिन फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। कराऊंगा मैं बिना फॉर्मूला के, लेकिन यहाँ का फॉर्मूला क्या होगा कि इस C बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। जैसे A बिंदु के निर्देशांक x और y1 है, B बिंदु के निर्देशांक x2 y2 हैं, इसी तरह से C बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे वो मैं क्या मान लेता हूँ x और y, और उनकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, x और y किसके बराबर होते हैं। तो x बराबर जो होगा वो होगा m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। याद नहीं रखना है, फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, लेकिन 9th और 10th में अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ी होगी तो वहाँ पर ये सारे के सारे फॉर्मूला हैं। y के जो निर्देशांक हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, वो क्या हो जाएगा m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। जी भर के क्वेश्चन पूछ रखे हैं इसके ऊपर, ग्रुप डी में देख लीजिए या NTPC में देख लीजिए।
क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा। दुनिया भर के क्वेश्चन सिर्फ इसके ऊपर पूछ रखे हैं। तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन रेलवे के अंदर ये आते हैं कि एक लाइन दे देगा, उसके निर्देशांक दे देगा, x1 y1 x2 y2 की वैल्यू दे देगा, यहाँ पर जिस रेशो में तोड़ रहा है उसकी दे देगा और यहाँ के निर्देशांक पूछेगा और उसके लिए फॉर्मूला क्या लग जाएगा, x बराबर m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस x2। इसी तरह से y के लिए फॉर्मूला याद नहीं करना है, मैं आपसे दोबारा बोल रहा हूँ, फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन पूछता है रेलवे के अंदर कोऑर्डिनेट में, वो पूछता है कि आपको एक ट्रायंगल दे देगा और इस ट्रायंगल के ये ए, यहाँ बी और ये सी। ए के निर्देशांक दे देगा x1 y1, बी के दे देगा x2 y2, सी के दे देगा x3 y3 और इसका एरिया आपसे पूछेगा कि इसका एरिया क्या होगा। सेकंड टाइप का क्वेश्चन, इसके लिए फॉर्मूला आता है लेकिन फॉर्मूला नहीं करना है। फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा लेकिन विदाउट फॉर्मूला हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। थर्ड टाइप के जो क्वेश्चन रेलवे के अंदर कोऑर्डिनेट से पूछता है, दो बिंदु दे दिए, इसके निर्देशांक दे देगा और इस रेखा की इक्वेशन दे देगा और ये इक्वेशन मान लेते हैं एक लाइन दे दी और इसकी इक्वेशन दे देगा a1 x प्लस b2 y प्लस ये b1 होगा और ये c1 बराबर 0। इस इक्वेशन की ये लाइन दे दी, इस लाइन की इक्वेशन दे देगा। एक दूसरी इक्वेशन लाइन आएगी और इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो मान लेते हैं a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 और पूछ लेगा कि जहां ये दोनों रेखा एक दूसरे को काटती हैं यहाँ के निर्देशांक बताइए क्या होंगे, या फिर पूछ लेगा कि ये दोनों रेखा एक दूसरे के समपाती हैं ये, या एक दूसरे के समांतर हैं, या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। वो सब हमसे यहाँ पर पूछ लेगा। अब आप सबके दिमाग में आ रही होगी कि ये टाइप तो हमें पता चल गया कि 3 टाइप के क्वेश्चन हमारे मोस्टली रेलवे के अंदर पूछे जाते हैं, लेकिन भाई अभी तक हमें ये नहीं पता लगा कि ये x1 y1 क्या है, xy क्या है, x2 y2 क्या है, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि ये है क्या। तो अब समझते हैं हम कोऑर्डिनेट। अब आपकी सारी समझ में आ जाएंगे कि ये x1 y1 क्या है, वो सारी चीज़ बिल्कुल सिंपल भाषा में। अब हम कोऑर्डिनेट की स्टोरी समझते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि इस वीडियो के शुरू के जो 15-20 मिनट होंगे वो सिर्फ कोऑर्डिनेट समझने के लिए होंगे। उसके बाद हम कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन लगाएंगे और वो क्वेश्चन देखना आप कितने इजी रूप से फिर उनको कर सकते हो। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट को समझते हैं कि कोऑर्डिनेट है क्या। यहाँ पर क्वेश्चन हमने देख लिए, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कोऑर्डिनेट की बात होती है कि कोऑर्डिनेट है क्या, तो कोऑर्डिनेट अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों का मिश्रित रूप से। हुआ क्या था कि फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे वैज्ञानिक या गणितज्ञ थे जिनका नाम था डेकार्ट। डेकार्ट जी बड़े आलसी आदमी थे। आलसी नहीं, बस उन्हें अपने बिस्तर पर लेटे रहना बहुत पसंद था। तो वो अपने बिस्तर पर लेट रहे थे और बिस्तर पर लेटे लेटे वो अपनी छत को घूर रहे थे। अब छत को देखते देखते एकदम से उनके दिमाग में आई कि उन्होंने अपने मन में एक बात सोच ली। अभी मैं इसको रफ कर देते हैं यहाँ से। उनके जो दिमाग में बात आई वो क्या आई कि मान लेते हैं ये उनकी छत है, ये यहाँ पर जिस कमरे में वे लेटे हुए थे ये छत है और वे इस छत को घूर रहे थे। अब उन्होंने अपने मन में एक पॉइंट सोच लिया कि यार कोई भी एक पॉइंट कि ये मैं यहाँ पर अगर एक टिक लगा दूँ और अपने दोस्त से ये पूछने लगूँ कि मैंने टिक कहाँ लगाया है तो वो कैसे बता पाएगा। तो वो सोचने लगे कि अगर मैं दोस्त से कह दूँ कि भाई मैंने अपनी छत पर एक टिक लगाया है, वो कहाँ लगाया है, तो दोस्त कंफ्यूज हो जाएगा, नहीं बता पाएगा कि मैं किस बिंदु के बारे में सोच रहा हूँ। टिक ना लगा के मैं सिर्फ एक पॉइंट के बारे में सोचने लगूँ कि मैं ये पॉइंट कहाँ पर है, तो दोस्त उसको नहीं बता पाएगा। अगर मैं उससे कहने लगूँ कि छत के इस किनारे से वो बिंदु 100 सेंटीमीटर की दूरी पर है, छत के इस किनारे से जिस बिंदु के बारे में मैं सोच रहा हूँ तो 100 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो उसका दोस्त यहाँ से और इस पूरे किनारे पर इस साइड में यहाँ भी सोच सकता है, यहाँ भी हो सकता है वो बिंदु, यहाँ भी, यानी कि असंख्य बिंदु हो सकते हैं।
कितने भी बिंदु हो सकते हैं। भाई उसने कह दिया कि इस दूरी से 100 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो जरूरी कोई इस 100 सेंटीमीटर की दूरी पे दुनिया भर के बिंदु हो सकते हैं, तो फिर भी वो एक्यूरेट उस बिंदु के पास नहीं पहुंच सकता जिस बिंदु के बारे में डेकार्ट सोच रहा था। फिर उनके दिमाग में आई कि मैं और दूसरा ऐसा काम क्या करूं जिससे कि मेरा दोस्त इजीली उस बिंदु तक पहुंच जाए। तो चलो मैंने बता दिया कि भाई 100 सेंटीमीटर तो इधर से है और मैं मान लेता हूं 50 सेंटीमीटर हमारा इधर से है। अब उसका दोस्त एक्यूरेट बता देगा कि बिंदु कहां पे है। 100 सेंटीमीटर इस साइड चलेगा, 50 सेंटीमीटर इस साइड चलेगा, और जहां पर दोनों एक दूसरे को काट देंगे एक्चुअल में ये वही बिंदु है जिसके बारे में डेकार्ट सोच रहे थे। तो यहां से निष्कर्ष क्या निकल के आया, यहां से निष्कर्ष ये निकल के आया कि अगर किसी तल पर हमें कोई बिंदु निर्धारित करना है, अगर किसी तल पर हमें कोई बिंदु निर्धारित करना है तो उसके लिए हमें दो सूचनाएं होनी चाहिए। अगर हमारे पास दो सूचनाएं होंगी तो हम एग्जैक्ट उस बिंदु पर पहुंच जाएंगे, और अगर हमारे पास दो सूचनाएं नहीं होंगी तो हम उस बिंदु पर नहीं पहुंच सकते। जैसे कि एक ही अगर हमारे पास सूचना थी कि 100 सेंटीमीटर इधर है, तो दुनिया भर के बिंदु थे, हम एक्यूरेट उस बिंदु पर नहीं पहुंच सकते थे जिस पर हमको पहुंचना था। लेकिन जब हमें पता लग गया है कि 50 सेंटीमीटर इधर से, तो हमारे पास दो सूचना हो गई, इस साइड से 100 सेंटीमीटर और इस साइड से 50 सेंटीमीटर। तो हम एग्जैक्ट जगह पर पहुंच गए कि आप इसी बिंदु के बारे में बात कर रहे थे। तो किसी भी तल पर अगर हमें कोई बिंदु का निर्धारण करना है कि वो बिंदु कहां हो सकता है, तो उसके लिए दो सूचनाएं होनी जरूरी है। और ये दो सूचनाएं हैं, इन्हीं को बोलते हैं निर्देशांक। इन दो सूचनाओं को हम क्या बोल देते हैं, निर्देशांक। अब ये तो हो गई थी छत की बात। अब उसने इसको यूज किया मैथ में। मैथ में उसने कैसे यूज किया, मैथ में उसने अलजेब्रा और ज्योमेट्री, अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों को एक साथ मिला दिया, और अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों को एक साथ मिला के एक नई ब्रांच बना दी मैथ की, और जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो हम पढ़ते हैं वो ज्योमेट्री और अलजेब्रा दोनों को एक साथ मिक्स करके पढ़ते हैं। उसके लिए उसने दो अक्ष बनाए, एक खड़ी लाइन और एक ये इसके इस तरह से लाइन। ये लाइन थी इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसका नाम क्या रख दिया, एक्स अक्ष। और ये लाइन थी इसका नाम रख दिया वाई अक्ष। और यहां पे एक फिक्स रूल बना दिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष के लिए। और जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं, जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, उसको बोलते हैं ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु। इस जगह को बोलते हैं मूल बिंदु। और इसके निर्देशांक क्या होंगे, 0 0, यानी कि हमें दो सूचनाएं मिल जाएंगी। यहां से दो सूचना कौन कौन सी हैं कि जहां पर भी ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटेंगी वो 0 0 पर स्थित होगा। तो ये इसके निर्देशांक मूल बिंदु के क्या हो जाएंगे, 0 और 0। फिर एक फिक्स रूल और बनाया गया है इनके लिए कि अगर हम एक्स अक्ष पर इस साइड में चलते हैं, अगर हम एक्स अक्ष पे इस साइड में चलते हैं तो इस दूरी को हम प्लस से दिखाएंगे। इस साइड में चलने पर इस दूरी को हम प्लस से दिखाएंगे। अगर हम इस साइड में चलते हैं तो इस दूरी को हम माइनस से दिखाएंगे, इस दूरी को हम माइनस से दिखाएंगे। अगर हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो इस दूरी को हम प्लस से दिखाएंगे, और अगर हम नीचे की तरफ चलते हैं तो इस दूरी को हम माइनस से दिखाएंगे। बोलो यहाँ तक बात क्लियर। ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किस तरह से बनी, डेकार्ट के दिमाग में किस तरह से आई। उसके बाद उसने एक एक्स अक्ष बनाया, वाई अक्ष बनाया, दोनों को एक जगह काट दिया। जिस जगह को काटते हैं उसको बोलते हैं मूल बिंदु, इंग्लिश में ओरिजिन। और इसके जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं, 0 और 0। निर्देशांक क्या होते हैं, किसी बिंदु तक पहुंचने के लिए सूचना कि हम उस बिंदु तक पहुंच जाएं, वही क्या होते हैं, निर्देशांक होते हैं। और निर्देशांक को जो हम प्रदर्शित करते हैं वो x और y से करते हैं। निर्देशांक को अगर हमें कोई सूचना देनी है तो उस निर्देशांक को किससे प्रेजेंट करते हैं, x और y से करते हैं। इसमें ध्यान देने वाली एक बात और है कि x की वैल्यू हमेशा पहले और y की वैल्यू बाद में आती है। अब जब उसने ये दो अक्ष बना दिए, एक y अक्ष और एक x अक्ष, तो यहां से ही एक क्वेश्चन बन जाता है कि भुज क्या है और कोटि क्या है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बन के आता है कि भुज क्या है और कोटि क्या है। तो जो ये एक्स अक्ष है इसी का दूसरा नाम है भुज। एक्स अक्ष के दूसरा नाम क्या होता है, भुज। और वाई अक्ष का दूसरा नाम क्या होता है, कोटि।
एक्स अक्ष का दूसरा नाम भुज और वाई अक्ष का दूसरा नाम कोटि। अब याद कैसे करेंगे, आपने देखा होगा गांव में खेत से जंगली जानवरों को भगाने के लिए वहाँ एक पुतला लगा देते हैं, या आप खुद के लिए समझ लीजिए कि आप भी तो एक पुतला हो, आप अपने हाथ इस तरह से कीजिए, तो ये क्या है आपकी भुजा, तो ये क्या हो गया भुज। एक्स अक्ष भी ऐसी है, तो एक्स क्या हो जाएगा भुज, ये कोटि। तो ये एक्स अक्ष को वाई अक्ष को क्या बोल देते हैं कोटि, और एक्स अक्ष को क्या बोल देते हैं भुज बोल देते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट रूप से यहाँ से पूछा गया है कि भुज किसे कहते हैं, तो भुज किसे कहते हैं हम एक्स अक्ष को कहते हैं, कोटि किसे कहते हैं वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। अब जब हमने यहाँ पर ये इस तरह से काट दिए तो यहाँ पर हमारे इस तल के 4 टुकड़े हो गए। फर्स्ट टुकड़ा ये हो गया, सेकंड यहाँ हो गया, थर्ड ये हो गया और फोर्थ ये हो गया। ये 4 टुकड़े हमारे इसके हो गए। अब ये जो 4 टुकड़े हैं इनका भी नाम रख दिया गया। हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश और इंग्लिश में बोलते हैं इनको क्वाड्रिडेंट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रिडेंट, ये सेकंड क्वाड्रिडेंट, ये थर्ड क्वाड्रिडेंट और ये फोर्थ क्वाड्रिडेंट। अब जो फर्स्ट क्वाड्रिडेंट है उसमें अगर एक्स पर चलेंगे इस साइड तो प्लस चलेंगे, वाई पर चलेंगे तो भी क्या चलेंगे प्लस। तो यानी फर्स्ट क्वाड्रिडेंट में हमेशा क्या होता है प्लस प्लस होता है। सेकंड क्वाड्रिडेंट में हम सबसे पहले एक्स पे चलेंगे, ये बात हमेशा याद रखना है, दूरी हमेशा सबसे पहले एक्स पर चली जाती है उसके बाद वाई पर चली जाती है। तो एक्स इस साइड में क्या हो जाएगा माइनस, इस साइड में वाई क्या हो जाएगा प्लस। तो दूसरे क्वाड्रिडेंट में एक्स माइनस होता है और वाई हमेशा क्या होता है प्लस होता है। थर्ड क्वाड्रिडेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रिडेंट में इधर चलेंगे तो एक्स भी माइनस और इधर चलेंगे तो वाई भी माइनस। तो थर्ड क्वाड्रिडेंट में दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं माइनस के होते हैं। फोर्थ क्वाड्रिडेंट में एक्स प्लस होगा और वाई क्या हो जाएगा माइनस। तो फोर्थ क्वाड्रिडेंट में हमेशा कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं एक्स प्लस का होगा और वाई माइनस का होगा। छोटा सा क्वेश्चन इस तरह से आ जाएगा, इसके ऊपर जो छोटा सा एक क्वेश्चन आएगा वो किस तरह से आ जाएगा कि आपसे पूछेगा कि कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -3 और 5, -3 और 5, और आपसे सिर्फ इतना पूछ लेगा कि ये कोऑर्डिनेट फर्स्ट क्वाड्रिडेंट में आएंगे या सेकंड में आएंगे या थर्ड में आएंगे या फोर्थ में आएंगे। तो हम देख रहे हैं कि एक्स क्या है हमारा माइनस और y क्या है हमारा प्लस। x का कोऑर्डिनेट माइनस, y का प्लस, और माइनस और प्लस कौन से में होते हैं सेकंड में। तो हम बोल देंगे कि ये जो ये कोऑर्डिनेट है ये सेकंड क्वाड्रिडेंट में स्थित है। छोटा सा क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है। जैसे कि हमसे कहने लगे कि -5 और -7 बताइए कि भाई कौन से क्वाड्रिडेंट में होंगे। अब हम देख रहे हैं कि जहां x भी माइनस हो और y भी माइनस हो, ऐसा कौन से क्वाड्रिडेंट में है थर्ड में, क्योंकि यहाँ पर x भी माइनस है और y भी माइनस है। तो हम बोल देंगे कि ये कौन से क्वाड्रिडेंट में है, ये थर्ड क्वाड्रिडेंट के अंदर स्थित है। यहाँ से इतने छोटे छोटे से क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। तो कोऑर्डिनेट आपको पता लग गई क्या होते हैं। अब जैसे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनते हैं वो किस टाइप के बन जाते हैं, इसमें रफ कर देता हूँ यहाँ से। हमको एक कोऑर्डिनेट दे दी है, सूचना दे दी। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, सूचना दे दी कि -3 और -3 और 7। ये बताइए कि ये बिंदु कहाँ पर स्थित होंगे, इस तल के अंदर ये बिंदु कहाँ पर स्थित होंगे। अब हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कहाँ पर स्थित होंगे। हमने देख लिया कि माइनस है और प्लस है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रिडेंट में। लेकिन इस सेकंड क्वाड्रिडेंट में ये होंगे किस जगह, हमको वो जगह निकालनी है। तो हमें पता है हमें 2 सूचना मिली हुई है, 2 सूचना के आधार पर हम आराम से निकाल सकते हैं कि x पर कितना चलना है 3, तो 1 2 3, यानी कि
इस बिंदु पर पहुंच गए। y पर कितना चलना है 7, प्लस के चलना है तो ऊपर चलेंगे, माइनस के चलते तो नीचे चलते। 7 चलेंगे 1 2 3 4 5 6 और मान लेते हैं यहाँ ये बिंदु 7। ये इसको इस तरफ बढ़ाएंगे, इसको इस तरफ बढ़ाएंगे और जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे वहाँ पर ही जो बिंदु कौन से हो जाएंगे हमारे 3 और 7। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो माइनस के 3 और 7 ये जो दो कोऑर्डिनेट हैं ये इस तल के अंदर इस सरफेस पर सेकंड कोऑर्डिनेट में यहाँ पर स्थित होंगे। तो इनकी सहायता से हम इस तरह से भी इनको कोऑर्डिनेट को ड्रॉ कर सकते हैं। अब धीरे धीरे आपकी बात समझ में आ रही होगी। अब सपोज करो कि एक बिंदु तो यह हो गए 3 और माइनस के 3 और 7 और दूसरे बिंदु मैं ले लेता हूँ 4 और 5। दूसरे बिंदु क्या ले लेता हूँ मैं 4 और 5। अब x पर कितना चलेंगे 1 2 3 4 यानी कि यहाँ चले गए और y पर कितना चलेंगे 5 1 2 3 4 5 यानी कि यहाँ पे चले गए। ये यहाँ से मिलाया, ये यहाँ से मिलाया और जहाँ पे भी एक दूसरे को काट देंगे ये जो ये बिंदु होंगे ये क्या हो जाएंगे 4 और 5। और अब मैं इन बिंदुओं को मिला देता हूँ इस तरह से। इन बिंदुओं को मिलाने पे हमारी एक ये लाइन बन गई, एक रेखा बन गई और इस रेखा का जो समीकरण है अभी बाद में बताऊंगा। चलो ये रेखा बन गई और इस रेखा को यहाँ पर जो कोई काट दे कोई बिंदु और ये M2 हो जाए और ये M1 हो जाए। तो जहाँ पर ये काट रहा है यहाँ के निर्देशांक निकालने हैं। जैसे यहाँ के निर्देशांक कितने हैं माइनस के 3 और 7, यहाँ के निर्देशांक कितने हैं 4 और 5। तो जहाँ पर ये काट दिया M1 और M2 के रेशो में तो यहाँ के निर्देशांक क्या होंगे वो हमें निकालना है। और उसके लिए मैंने क्या बताया था कि इसको निर्देशांक क्या मान लेते हैं x और y। यहाँ पर आपको M1 और M2 की वैल्यू भी देगा कि किस रेशो में आपको काटने हैं। यहाँ पर x और y की वैल्यू हमें निकालनी है। फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला हमें याद नहीं करना है, विदाउट फॉर्मूला हम करेंगे। तो मेरे हिसाब से अब आपकी समझ में आ रहा होगा कि हमारे x1 y1 क्या है, x2 y2 क्या है, वो क्या होते हैं हमारे निर्देशांक होते हैं। जैसे कि यहाँ के निर्देशांक क्या है माइनस के 3 और 7, यहाँ के निर्देशांक क्या है 4 और 5। और निर्देशांक से हमें क्या पता चलता है कि ये बिंदु कौन से कोऑर्डिनेट में एक्चुअल में कहाँ पर स्थित है। जैसे हमें माइनस के 3 और 7 है, हमें पता लग गई कि दूसरे कोऑर्डिनेट में, लेकिन दूसरे कोऑर्डिनेट में ये है कहाँ पर स्थित, तो इस बिंदु पर ये स्थित है। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि कोऑर्डिनेट आपके धीरे धीरे समझ में आ रही होगी। x1 y1 x2 y2 क्या होते हैं, ये x3 y3 ये सारे के सारे क्या होते हैं हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं। और कोऑर्डिनेट्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं, एक निश्चित बिंदु पर पहुँचने के लिए हम इन कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करते हैं। और इन कोऑर्डिनेट्स की सहायता से हम एक लाइन भी बना सकते हैं। इस लाइन की हम एक इक्वेशन भी बना सकते हैं। सब कुछ बताऊंगा अभी आपको, सब कुछ धीरे धीरे क्लियर होने लगेगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम अपने। अब अपना नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसमें कि x अक्ष पर y बराबर हमेशा 0 होता है। क्यों होता है बताता हूँ अभी, बस ये दिमाग में रखना कि x अक्ष पर y बराबर क्या होता है 0 होता है और y अक्ष पर x बराबर 0 होता है, बिल्कुल अपोजिट इसके। x अक्ष पर y बराबर 0 और y अक्ष पर x बराबर 0। इसका मतलब क्या है वो समझते हैं कि x अक्ष पर मान ले हमको 4 दूरी चलनी है, 4 इकाई दूरी चलनी है। तो 1 2 3 4 x अक्ष पर कितना चले गए हम 4। तो x अक्ष पर तो हम जो 4 दूरी चले हैं, लेकिन इस पर हमने y पर भी कोई दूरी चली है नहीं चली। y तो चलेंगे ऊपर चलेंगे या नीचे चलेंगे, हमने कहाँ चला है सिर्फ x पर चला है, y पर हमने कोई भी दूरी नहीं चली। इसीलिए x अक्ष पर y बराबर क्या हो जाएगा 0। हमने जो 4 इकाई दूरी चली है वो किस पर चली है x अक्ष पे, y पर हमने कोई दूरी चली है नहीं चली। तो जब सिर्फ x की बात हो तो x अक्ष पर हमेशा y बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी तरह से y पर हम 5 दूरी चल लेते हैं, 1 2 3 4 5 इकाई दूरी चल लेते हैं। y पर हमने कितनी दूर चले गए 5 इकाई दूरी चले गए। लेकिन क्या हम x पर भी चले हैं कोई दूरी नहीं, x पर हम कितना चले हैं 0, क्योंकि x पर चलते तो इस तरफ चलते या इस तरफ चलते, लेकिन x पर हम नहीं चले तो x यहाँ क्या हो जाएगा 0। और x हमेशा पहले लिखा जाता है और y हमेशा बाद में लिखा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से घुमा कर दिया गया था पेपर के अंदर वो देख लीजिए। दे रखा था कि भुज पर y का मान बताइए।
y का मान बताओ। क्वेश्चन सिर्फ इतना दे रखा था कि भुज पर y का मान बताइए। अब बताइए कि भुज क्या होता है, x अक्ष अभी बताया था, और x अक्ष पर y का मान क्या हो जाएगा, y बराबर 0। तो आंसर क्या था, 0। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि x अक्ष पर इधर चल लो या इधर चल लो, x अक्ष पर y हमेशा क्या हो जाएगा, 0, और y अक्ष पर ऊपर चल लीजिए या नीचे चल लीजिए, x क्या हो जाएगा, 0। ये चीज़ आपके याद रखनी है, ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपके कोऑर्डिनेट समझ में आ रही होगी। कोऑर्डिनेट क्या है, किसी भी तल पे किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करना। उस स्थिति को तो ज्ञात करने के लिए हमें दो सूचनाएं होनी जरूरी हैं कि वो x अक्ष से कितनी दूर है और y अक्ष से कितनी दूर है। उन दूरियों को क्या बोलते हैं, निर्देशांक, जिन्हें किससे आइडेंटिफाई करते हैं, x और y से, यानी उनकी पहचान किससे होती है, x और y से। एक से ज़्यादा निर्देशांक है तो x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, दुनिया भर के कितने भी x के पीछे कितने भी संख्या लगा लीजिए, इतने निर्देशांक हो सकते हैं। कौन सा निर्देशांक कौन से क्वाड्रेंट में है वो हम निकाल लेंगे। पहले क्वाड्रेंट में हमेशा प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में प्लस और माइनस। उस क्वाड्रेंट में वो बिंदु कहाँ पर स्थित होगा तो वो भी हम ड्रॉ करके बता सकते हैं। जैसे -3 और 5 के लिए मैंने बताया था कि x पर कितना चलेंगे, इस तरफ -3, 1 2 3, y पर कितना चलेंगे, 5, 1 2 3 4 5। इसको इधर से और इसको इधर से यहाँ मिला देंगे, जहाँ भी ये काट देंगे यही बिंदु क्या हो जाएंगे, 3 और -3 और 5। इस तरह से हम इसको बता भी सकते हैं कि x अक्ष पर इस साइड माइनस चलते हैं और y अक्ष पर इस साइड प्लस चलते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला बताते हैं, मैं इसके फॉर्मूला बताता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। जितने भी फॉर्मूला हैं किस तरह से यूज़ करते हैं, यूज़ तो करना ही नहीं है, फिर मैं बार बार आ जाता है दिमाग में, लेकिन यूज़ नहीं करने हैं, सिर्फ आप समझिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। पहली क्लास में हम सिर्फ आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ही समझेंगे, दूसरी क्लास से हम अपने क्वेश्चन लगाने शुरू करेंगे। जब आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, आप फिर क्वेश्चन ईजिली कर सकते हो। तो मान लेते हैं कि ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। इस बिंदु A के निर्देशांक मान लेते हैं x1 और y1 है। इस बिंदु B के निर्देशांक जो हैं वो x2 और y2 है। इन दोनों बिंदुओं को हमने मिला दिया और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने के बाद हमें इनके बीच की दूरी निकालनी है कि इनके बीच की दूरी क्या होगी। तो दूरी क्या हो जाएगी, A और B बराबर क्या हो जाएगी, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन के अंदर आपको x1 y1 की भी वैल्यू देगा, x2 और y2 की भी वैल्यू देगा। जैसे कि 3 और 5, 7 और 2, इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो x1 की जगह क्या रख देंगे, 3, y1 की जगह क्या रख देंगे, 5, x2 की जगह क्या रख देंगे, 7, y2 की जगह क्या रख देंगे, 2। इस फॉर्मूला के अंदर ये रखेंगे और इनके बीच की दूरी हम निकाल लेंगे। फर्स्ट टाइप के सवाल आपके इस तरह के आएंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए, और उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, रूट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, और रेलवे में जो सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है, हर सेट में आपको यह क्वेश्चन मिलेगा कि दो निर्देशांक दे देगा x2 y2 और यहाँ पर इनको कोई एक लाइन तीसरी काट रही है और ये m1 है और ये m2 है। ये दूरी कितनी है, m1, और ये दूरी कितनी है, m2। ये रेशो है इसके। तो हमें यहाँ के निर्देशांक पूछे हुए कि जिस बिंदु पर ये m1 और m2 में इनको काट रही है उस बिंदु के निर्देशांक बताइए कि इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो इस बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा, मान लेते हैं निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x और y। तो x और y जो हो जाएंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m2 प्लस m1। y के जो निर्देशांक निकलेंगे वो किससे निकल जाएंगे, m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। बहुत क्वेश्चन, दुनिया भर के क्वेश्चन इसके ऊपर आए हैं। रेलवे ने झिक झिक के पूछ रखे हैं इसके ऊपर, दुनिया भर के क्वेश्चन पूछ रखे हैं इसी के ऊपर, इन दो फॉर्मूला के ऊपर।
लेकिन फॉर्मूला अगर आपके याद नहीं होता है तो चिंता की कोई बात नहीं है, आपको फॉर्मूला याद करना भी नहीं है, बिना फॉर्मूला के हम ये क्वेश्चन करेंगे। तीसरे टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं कोऑर्डिनेट के अंदर वो बता देते हैं कि दो बिंदु दे दिए, यहाँ के निर्देशांक दे दिए x1 y1, यहाँ के दे दिए x2 y2 और एक लाइन ये हमने मिला दी और इस लाइन के हमें समीकरण बतानी है, इक्वेशन बतानी है कि इस लाइन की समीकरण क्या होगी। तो इस लाइन की समीकरण के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा y माइनस y1 बराबर x2 माइनस x1 बटे y2 माइनस y1 ब्रैकेट के अंदर x माइनस x1। इस फॉर्मूला के से हम दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला y माइनस y1 बराबर x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1 ब्रैकेट के अंदर x माइनस x1। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन जाएगा, अगर हमको एक ही बिंदु दे रखे हैं और प्रवणता दे रखी है। अब ये प्रवणता क्या होती है वो समझ लेते हैं। ये हमारा y अक्ष, ये हमारा y अक्ष हो गया, ये हमारा x अक्ष हो गया और कोई लाइन हमारी इस तरह से यहां से गुजर रही है, कोई लाइन हमारी यहां से गुजर रही है। तो x अक्ष के साथ जो ये ढलान बना रहा है, जो ये झुकाव बना रहा है, इस झुकाव को ही प्रवणता बोलते हैं, जिसे m से डिनोट करते हैं। ज्योमेट्री में से थीटा से करते हैं, लेकिन यहां पर किससे करते हैं, m से, प्रवणता। और जो प्रवणता होती है, अगर हमें कोई रेखा मान लेते हैं, दूसरा जो समीकरण से वो दूसरे जो टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं वो क्या है कि आपको दे दे कि एक बिंदु दे रखे हैं x1 y1, ये बिंदु है और यहां से कोई रेखा गुजर रही है इस तरह से, और ये x अक्ष के साथ, जो हमेशा याद रखना प्रवणता किसके साथ बनती है, x अक्ष के साथ। x अक्ष के साथ ये तीन प्रवणता बना रही है या m बना रही है, प्रवणता निकाल लेते हैं हम m। तो हमें इस रेखा का समीकरण बताना है। अगर हमें दो बिंदु पता हो तो इस फॉर्मूला को लगाएंगे, लेकिन अगर हमें सिर्फ एक बिंदु पता हो और प्रवणता पता हो और रेखा का समीकरण निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, y माइनस y1 बराबर m ब्रैकेट के अंदर x माइनस x1। ये फर्स्ट फॉर्मूला, ये सेकंड फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब दो बिंदु दे रखे हों। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब हमें प्रवणता और एक बिंदु दे रखे हों। तो हमारे रेखा का समीकरण हो जाएगा ये। यहाँ से हम एक चीज़ क्या निकाल के आए कि अगर मैं इसकी और इसकी कंपेयर करूँ तो ये साइड तो बराबर है, ये भी ऐसे का ऐसे ही है, तो m की वैल्यू क्या हो जाती है, ये। तो अगर हमें दो समीकरण दे रखे, दो बिंदु दे रखे हैं, ये दो बिंदु दे रखे हैं और यहाँ से हमें प्रवणता भी निकालनी है, दो बिंदु देकर उनकी प्रवणता पूछने लगे तो प्रवणता कैसे निकाल देंगे, m बराबर किसका हो जाएगा, x2 माइनस x1 बटे y2 माइनस y1। वैसे रेलवे में ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया, लेकिन मैं जब एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो कुछ बच्चे हो सकते हैं कि SSC वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली हैं ये सब चीज़ें। नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं इसमें वो क्या हो जाएंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड। त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड कैसे, एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना और एक त्रिभुज का केंद्र ज्ञात करना। जैसे कि ये हमारा कोई ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल हो गया, यहाँ A, ये B और ये C। इसके निर्देशांक मान लेते हैं x1 y1, इसके मान लेते हैं x2 y2, यहाँ पर मान लेते हैं x3 y3 और हमें इसके केंद्रक के निर्देशांक बताने हैं कि इसके केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे। तो केंद्रक के जो निर्देशांक मान लेते हैं क्या हैं, x और y है। केंद्रक के निर्देशांक क्या हैं इसके मान लेते हैं, सेंट्रोइड के x और y। तो x की जो वैल्यू होगी, केंद्रक के निर्देशांक जो होंगे वो होंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। y के जो हो जाएंगे y1 प्लस y2 प्लस y3 और अपॉन 3।
ये हो जाएंगे इसके केंद्रक के निर्देशांक। अगर इसी का एरिया हमसे पूछने लगे कि एरिया कितना होगा, इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, तो एरिया के लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2। मैं फिर बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला कोई भी याद नहीं रखना है, बिना फॉर्मूला के कराएंगे, लेकिन फिर भी जैसा कि 9th और 10th में पढ़ाते हैं एक एक चीज़ डिटेल से, वो मैं आप सबको यहाँ पर करा रहा हूँ। तो यहाँ पर इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 ब्रैकेट बंद, फिर माइनस यहाँ पर दूसरा ब्रैकेट शुरू y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा इसके एरिया के लिए। तो कोऑर्डिनेट में यहाँ तक की बात उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मूला आपको याद करने ही पड़ेंगे, कुछ फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे। जैसा कि अगर त्रिभुज का केंद्रक पूछने लगे तो ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर पूछ रहा है तो ये इतना लंबा फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, विदाउट फॉर्मूला हम करेंगे क्वेश्चन ऐसे ही। नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन इसमें बनते हैं वो देख लेते हैं। कि मान लेते हैं यहाँ पर x1 y1 और x2 y2 ये दो निर्देशांक है और इनसे हमने एक लाइन ये खींच दी, और इस लाइन का जो समीकरण है वो क्या है हमारा, जैसे कि इन दो निर्देशांकों से समीकरण जो बनेगा मैंने अभी फॉर्मूला बताया आपको, y माइनस y1 बराबर x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1 ब्रैकेट के अंदर x माइनस x1। इन दोनों से हमने एक समीकरण, इस रेखा का समीकरण बना लिया, और वो समीकरण मान लेते हैं क्या आ जाता है हमारा a1x प्लस b2y प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। एक दूसरे निर्देशांक है यहाँ पर इस तरह से x3 y3 x4 y4, और इन दो निर्देशांकों से भी हमारी एक लाइन बन रही है, और इस लाइन का जो समीकरण है, इन दो निर्देशांकों से बनने वाली इस लाइन का जो समीकरण है वो मान लेते हैं क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। और ये दोनों लाइन एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है रेलवे के अंदर, ये दोनों समीकरण इसको यहाँ पर काट रही हैं, ये दोनों लाइन एक दूसरे को यहाँ पर काट रही है। तो यहाँ के निर्देशांक हमें बताने हैं कि यहाँ के निर्देशांक क्या होंगे, वे क्या हो जाएंगे x और y। और इस x और y की वैल्यू क्या होगी कि इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, और इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करने पर x और y की जो वैल्यू आएगी वही हमारी यहाँ पे आएगी। अब कुछ दोस्तों के दिमाग में आ रहा होगा कि इसको सोल्व हम कैसे करेंगे, तो शुरुआत से ही ऐसे इक्वेशंस हम सोल्व करते आ रहे हैं, जैसे कि 3x प्लस 5y बराबर 7 है, और 3x प्लस 2y बराबर 9 है। तो हमें x और y की वैल्यू हमें निकालनी है, तो सोल्व नहीं कर सकते इनको। सोल्व करके घटाएंगे, माइनस 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 कट गया, 5 में से 2 गए, माइनस के 3y प्लस के 3y बराबर माइनस के 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के 2/3। y की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से इन दो समीकरण को भी सॉल्व करके यहाँ से x और y के कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। तो ये बात हो गई आज की क्लास में सिर्फ कोऑर्डिनेट के फॉर्मूलाज के बारे में। यहाँ से इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि कोऑर्डिनेट आपकी समझ में आई होगी। कोऑर्डिनेट एक बार फिर फास्ट रिवीजन आपको करा देता हूँ। कोऑर्डिनेट क्या है, किसी भी तल पर किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करना। उस बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए दो सूचनाएं होनी जरूरी है, और उन दो सूचनाओं को क्या बोलते हैं, हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। कोऑर्डिनेट के ज्योमेट्री के अंदर हमारे दो अक्ष होते हैं, एक वाई अक्ष और एक एक्स अक्ष। एक्स अक्ष को हम भुजिया बोलते हैं और वाई अक्ष को हम कोटि बोलते हैं। जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को काटते हैं उसको बोलते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन, जहाँ के निर्देशांक होते हैं 0 और 0। जहाँ पर भी दोनों अक्ष काटेंगे वहाँ पर 4 कोऑर्डिनेट बन जाएंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट। अगर हमें 2 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो उनसे होकर जाने वाली समीकरण कैसे बनाएंगे वो बता दी। 2 कोऑर्डिनेटों के बीच की दूरी क्या होगी वो 2 कोऑर्डिनेट के बीच की दूरी क्या होगी वो बता दी। अगर किसी इक्वेशन में हमारा ऐसा है कि प्रवणता, स्लोप और सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो वो समीकरण हम कैसे निकालेंगे।
ट्रायंगल का हम सेंट्रोइड यानी कि केंद्रक कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल का हम एरिया कैसे निकालेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, अगर दो बिंदुओं को एक तीसरी रेखा किसी निश्चित अनुपात में काट रही है तो जिस अनुपात में वो काट रही है वहाँ के हम कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ये सारी की सारी बातें हमने आज सीखी और इनको विदाउट फॉर्मूला अगली क्लास में हम क्वेश्चन शुरू करेंगे, क्योंकि ये क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं कल अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।